हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का इस जेईई कंपटीशन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम बेहतरीन टॉपिक समझने वाले हैं और वो टॉपिक आपका जीएस जी के स्टैटिक जी के दोनों में काम आने वाला है। भारत के राष्ट्रपति यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग इसका थियोरेटिकल पोर्शन और इसके एमसीक्यूज दोनों हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रपति। हम सभी लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति हमारे देश में कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं, यानी कि संघ की कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन वो केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है उसको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि सारे कार्य प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न होते हैं। यानी कि सिग्नेचर करने की पावर, किसी को नियुक्त करने की पावर, सब कुछ ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के पास में है। बट रियल एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है पीएम, क्योंकि पीएम साहब जिसको कहते हैं उसको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा एक पेचीदा मामला हम लोग जब पढ़ते हैं संविधान में तो ये हमको देखने को मिलता है। खैर, हम लोग आज की क्लास में इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति, सबसे पहले समझिएगा, इन 1947 इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन जनवरी 26, 1950 and Dr. Rajendra Prasad was elected as the first constitutional head of the state, the president of India। हम सभी लोग जानते हैं इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात भी है कि भाई भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित हुआ था, याद रखना है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने उस संविधान पर सिग्नेचर किए और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में राज्य के पहले संवैधानिक प्रमुख के रूप में चुना गया। हालांकि इससे पहले जब हम अंग्रेजों की व्यवस्था देखते हैं तो हम लोगों को गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट मिलता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद में यहां पर गवर्नर जनरल का सिस्टम समाप्त है और शुरुआत हो जाती है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है भाई, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ द 5 years। भारत के राष्ट्रपति को भारत के निर्वाचक मंडल के द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक टेक्निकल मामला है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं प्लस 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुदुचेरी, यानी कि इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, इनके द्वारा 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति को यहां पर इलेक्ट किया जाता है। राष्ट्रपति भवन भारतीय राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। सभी लोग जानते हैं कि भाई राष्ट्रपति भवन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद में सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज 15 प्रेसिडेंट्स, यानी कि हमारे यहाँ आजादी के बाद में कितने राष्ट्रपति हुए हैं? अभी तक 15 राष्ट्रपति हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शुरुआत हुई जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और उसके बाद में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक हर एक ने अपने देश की बेहतरी के लिए कार्य किया है। अब यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हमारे देश के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि
वह भारत के पहले संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मंडल द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एक और बात मैंने लिखी हुई है। वर्ष 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राज्य के प्रमुख के रूप में फिर से चुने गए, यानी कि दोबारा से राष्ट्रपति बने। इस प्रकार वह 2 कार्यकालों में सेवा करने वाले, कह सकते हैं ये एकमात्र पहले राष्ट्रपति यहां पर बन जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, लगातार 2 टर्म इन्होंने किए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में सारी चर्चा हम लोग, जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगले एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। ज्ञानी जैल सिंह का टर्म आप देख सकते हैं 1982 से लेकर के 87 के बीच में है, और ज्ञानी जैल सिंह साहब 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखना है। ज्ञानी जैल सिंह को 1972 में पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में भी चुना गया था, यानी कि ये पंजाब के सीएम के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, और अभी तक हमारे देश के एकमात्र सिख राष्ट्रपति भी हैं, याद रखना है। जिस समय ज्ञानी जैल सिंह को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, उस समय राजनीतिक रूप से विवादास्पद ऑपरेशन एक चल रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये अक्सर सवाल पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे देश के राष्ट्रपति थे भाई ज्ञानी जैल सिंह साहब। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी भी आएंगी, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं ज्ञानी जैल सिंह साहब के बारे में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, हम लोग पीएम में समझेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में अगले क्लास में जब चर्चा करेंगे तो वहां पर इंदिरा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी इन्हीं के समय में, और 1984 के जो सिख विरोधी दंगे थे वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुए थे, ये बात याद रखना है। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, इंदिरा गांधी जी की हत्या हम लोग जानते हैं 1984 का समय है वो, तो वो इसी समय है जब ज्ञानी जैल सिंह साहब हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और जो सिख विरोधी दंगे थे वो भी हुए थे इनके समय में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आर वेंकट रमन साहब। ये 1987 से लेकर के 1992 के बीच में हमारे देश के राष्ट्रपति के कार्यकाल के तौर पर रहे हैं। आर वेंकट रमन ने केंद्रीय मंत्री और भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, आर वेंकट रमन साहब ने। और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में सेवा देने के बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, यानी कि पहले वित्त मंत्री भी रहे, फिर रक्षा मंत्री रहे, उसके बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी चुने गए, और उसके बाद में वो राष्ट्रपति तक की उन्होंने यात्रा पूरी की। फिर उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1992 से लेकर के 1997 के बीच में राष्ट्रपति रहे हैं, और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार किया था। शंकर दयाल शर्मा के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल हुए थे, यानी कि कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, और बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में इनको राष्ट्रपति बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। फिर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब, जिनका पूरा नाम था कोचरिल रमन नारायणन। भारत के 10वें राष्ट्रपति, दलित समुदाय के, यानी कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, के.आर. नारायणन साहब है, इस पॉइंट को याद रखना है। इसके बाद में हम लोग इनके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। इन्होंने जापान, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, तुर्की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में भी कार्य किया, और उन्हें नेहरू के द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक भी कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यूके में, थाईलैंड में, जापान में, तुर्की में, और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके समय में भी ये क्या रहे, वहां पर एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है, और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक भी कहा था। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे देश के एकमात्र कह सकते हैं वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अबुल कलाम साहब। ये इनका पूरा नाम है, 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखना इस पॉइंट को। और
इनके बारे में अगर और हम चर्चा करें, खैर हम लोग अगर बात करें इनको बारे में, जितनी भी हम लोग बातें करें वो कम ही हैं, क्योंकि इनकी इतनी जबरदस्त उपलब्धियां हैं हिंदुस्तान के लिए। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन टेक्नोलॉजी के विकास पर अपने काम के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं इनको। इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया और युवा पीढ़ी को शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित किया था, याद रखना है। उसके बाद में हमारे देश की पहली और अभी तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति आती हैं, जिनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली और अभी तक की कह सकते हैं कि एकमात्र थी, लेकिन अब कौन हो गई हैं? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, यहां तक एकमात्र थी, यानी कि 2012 तक। इसके बाद में दूसरी महिला भी बनती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला हो जाती हैं। तो यहां तक अगर हम लोग जर्नी बात करें तो पहली यहां तक और एकमात्र रही हैं, लेकिन अगर अभी तक की बात करते हैं तो दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हो जाती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है, याद रखना है। और ये राजस्थान की गवर्नर भी रही होती हैं राष्ट्रपति बनने से पहले, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति बनने से पहले 2004 से 2007 तक ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही हैं। तो ये अक्सर सवाल आपका आया हुआ है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम आता है। दूसरी महिला राष्ट्रपति पूछी जाएंगी तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आता है। ठीक है, अब देखिए भाई प्रणब मुखर्जी साहब। प्रणब मुखर्जी साहब हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति, और प्रणब मुखर्जी 2009 से लेकर के 2012 तक कांग्रेस गवर्नमेंट में हम लोग जानते हैं ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। और वे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए 1969 से 5 बार और 2004 से 2 बार संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए भी, यानी कि राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं और लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं। और बड़ा अच्छा कार्यकाल इनका रहा है। बड़ी कह सकते हो कि एकदम तटस्थ होकर के, बहुत न्यूट्रल होकर के इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया है। बड़ा प्रशंसनीय इनका कार्य रहा है। फिर है भाई हमारे देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब 14वें राष्ट्रपति हैं। के आर नारायणन चूंकि पहले दलित राष्ट्रपति साहब थे, तो ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हो जाते हैं श्री रामनाथ कोविंद साहब। ठीक है, इन्होंने वर्ष 2015 से 17 तक और ये बिहार के 36वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। और अप्रैल 1994 से 2006 तक संसद के राज्यसभा के सदस्य भी रहे, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपतियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट? कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, या इनमें से कोई नहीं? अभी तक की बात हो रही है, क्योंकि अगर करंट के प्रेसिडेंट को हम लोग छोड़ दें, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, तो शायद आंसर कुछ और हो जाएगा। देखो भाई, वर्तमान में एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। 64 ईयर्स में हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट बनती हैं भारत। उससे पहले सारे के सारे जितने प्रेसिडेंट हुए हैं उनका सभी का जन्म आजादी के पहले हुआ है। तो यहां पर एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए यहां पर मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू की जगह किसी, नन ऑफ दिस की जगह किसी और का नाम दिया है, यहां पर द्रौपदी मुर्मू नाम दिया है, तब तो द्रौपदी मुर्मू जी नाम सही होगा। लेकिन अगर नन ऑफ दिस भी नहीं दिया है, कोई और नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए शंकर दयाल शर्मा दिया है, तब नीलम संजीव रेड्डी लगा सकती है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये 2 बार राष्ट्रपति बने, चुने गए थे, और ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे। किससे पहले मैं आपको बता दूं, ये द्रौपदी मुर्मू जी से पहले सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी अब सबसे युवा राष्ट्रपति हो गई। ठीक है, अगला है भाई, हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, अभी हमने चर्चा की, के आर नारायणन साहब। कौन है? के आर नारायणन साहब हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, समझिएगा इनको। के आर नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति भी रहे।
अगला है भाई, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करेंगे तो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। फाइनल रिपोर्ट ये अपनी लोकसभा स्पीकर के पास में सबमिट करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा स्पीकर। सीएजी की बात करेंगे, सीएजी का आर्टिकल याद रखना है 148 से लेकर के 151 तक है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह समिति लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑपरेशन ब्लू स्टार जब आया, अभी हमने चर्चा की थी, तब हमारे देश के सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह साहब जो थे वो आपके भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, याद रखना है। ठीक है भाई, ज्ञानी जैल सिंह साहब। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 84 के सिख विरोधी दंगे, इनके समय में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह साहब। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करता है? देखो भाई, प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देता है? प्रेसिडेंट को। तो यहां पर राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा? तो उपराष्ट्रपति महोदय। अब देखो, एक यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। जब उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट इसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है तो वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को देता है, याद रखना है। ठीक है भाई, भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 से स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद उस तिथि से 5 वर्ष का है जिस दिन वह कार्यालय में प्रवेश करता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्तीफे से हटेंगे या इनके ऊपर महाभियोग चलेगा? महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। महाभियोग का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1/4 + 2/3 + 2/3 is equal to impeachment. An impeachment proposal can be proposed in any house of the parliament. It means राज्यसभा और लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? तो हम लोग कह सकते हैं पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी का नाम आता है। कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वराह वेंकट गिरी को भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। अगला है, द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू हूम? अब देखो, यहां पर थोड़ा सा आपको रीजनिंग भी लगानी पड़ेगी। रीजनिंग ये लगाइए, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का चेयरमैन होता है। और प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाता है? नीति आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई, किस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था? यह आप लोगों को बताना है। देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से समझिए। फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हुई, उसके बाद में बसप्पा दानप्पा जत्ती इनका पूरा नाम है। तो आंसर हो जाएगा भाई फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को बनाया गया था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी इस वाले की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज किया जाता हूं। अब इसको आंसर करिएगा आप लोग, बड़ा बेहतरीन सवाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक पार्टी के कौन से राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ठीक है भाई, ये हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं, हम सभी लोग जानते हैं। 1920 में जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया और इसके कुलपति भी वो बनते हैं। अगला सवाल है, अंतिम प्रश्न है, हु अमंग दीज ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? और यही आपका होमवर्क का भी सवाल है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज की क्लास में भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की
और भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और देखा उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी आप लोगों के साथ में साझा किए कि आखिरकार कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहां पर आ सकते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और मुलाकात करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे स्टैटिक जीके और जीएस से रिलेटेड जो भी आपके रिकॉर्डेड मोड में वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।